गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने बड़ी दूरियों का मापन की लंबन विधि कर ली थी, ठीक है ना। और वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी कि बड़ी दूरियों का मापन लंबन विधि से कैसे किया जाता है। उससे संबंधित अपन ने सवाल भी कर दिया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमने जैसे ज्ञात करी थी उसमें। आज हम बात करेंगे छोटी दूरियों के मापन की। फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम सारे टॉपिक इसमें हम कवर कर लिए धीरे धीरे। और अब हम बात करेंगे छोटी दूरियों के मापन की। छोटी दूरियां जैसे मान लो सेंटीमीटर मीटर में हो तो वो अपन डायरेक्ट स्केल से माप लेते हैं, परंतु अगर किसी अम्ल के या किसी अणु की साइज ज्ञात करनी है, अम्ल के किसी अणु की साइज ज्ञात करनी है, उसका आकार ज्ञात करना है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास एक मेथड होगा छोटी दूरियों के मापन की, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे औलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात करना, मतलब उसका व्यास ज्ञात करना। औलिक अम्ल में बहुत सारे छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं, और उस अणु परमाणु की अगर मुझे आकार ज्ञात करनी है, उसकी साइज पता करनी है, उसका व्यास ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम एक विधि काम में लेंगे। बहुत आसान विधि है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम अणु की साइज या अणु का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी अम्ल के या किसी भी पदार्थ के अणु का आकार या उसका व्यास जो है वो एंगस्ट्रॉम की साइज में होता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत छोटी दूरी की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम को एक उसके ऊपर नोट लगा के निर्देशित करेंगे। इसका मान होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो अणु होता है, किसी अम्ल का अणु या किसी भी पदार्थ का जो अणु होता है, उसकी साइज एंगस्ट्रॉम की साइज होती है, उसका आकार एंगस्ट्रॉम के आकार का होता है। और हमें ध्यान रखना है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, मतलब बहुत छोटा मान है। इससे भी छोटा मान होता है फर्मी। आप एक ऐसा कांसेप्ट भी पढ़ोगे, एक फर्मी बराबर, एक फर्मी जो है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। 10⁻15 मीटर और भी छोटी दूरी है, इससे छोटी दूरी का मापन संभव नहीं है। फर्मी जो है वो 10⁻15 मीटर होता है और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको तो आपको पता है। जैसे एक मिली की बात करें, 1 मिलीमीटर, जैसे लंबाई मापे अपन 1 मिलीमीटर की बात करें 1 mm, तो ये 10⁻³ मीटर होती है बेटा। एक माइक्रोमीटर की बात करें तो वो 10⁻6 मीटर होती है बेटा। एक नैनोमीटर की बात करें तो वो 10⁻9 मीटर होती है बेटा। एक पिकोमीटर की बात करें, पीएम, तो 10⁻12 मीटर होती है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। ये जो छोटी दूरियां या हम छोटे मापन की बात करें, छोटे मापक, तो सबसे छोटा 10⁻15 मीटर जिसको फर्मी बोलेंगे। फिर उसके बाद पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, उसके बाद फर्मी एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ये ध्यान में रखना है। नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर और मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें, ये सब जो मापन है या जो छोटे मापन है दूरी के, वो ध्यान में रखने होंगे। हमें पता है कि किसी भी अम्ल के या किसी भी पदार्थ के अणु का आकार एंगस्ट्रॉम के आकार का होता है। औलिक अम्ल के अणु का आकार, औलिक अम्ल के अणु का आकार या व्यास एंगस्ट्रॉम के आकार का होता है, ठीक है ना। अब मुझे उसका व्यास ज्ञात करना है, तो वो जो विधि है वो देखो, विधि में क्या करना होगा कि भाई एक एंगस्ट्रॉम या 10⁻10 मीटर जो दूरी है उसको कैसे माप सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल केस ही होगा, तो हम स्केल से तो माप नहीं सकते कि आपसे कोई बोल दे कि 10⁻10 मीटर आप एक स्केल से माप के दिखाओ, तो संभव नहीं है। अणु तो जो हमें दिखता ही नहीं है, पदार्थ के जो अणु की बात करें, अम्ल के अणु की बहुत साइज छोटी होती है, बहुत छोटी साइज होती है, जिसको हम चेक भी नहीं कर, देख भी नहीं पाएंगे कि कौन सा अणु है, ठीक है ना, क्या है। तो उसको कैसे माप सकते हैं, इसकी विधि देखो ध्यान से बेटा। इस विधि में हम क्या करते हैं, इसके लिए 1 सेंटीमीटर³ आयतन, आपने कितना आयतन लिया औलिक अम्ल का, 1 सेंटीमीटर³ आयतन का या 1 सेंटीमीटर³ औलिक अम्ल को अल्कोहल में मिलाकर, अल्कोहल में
मिलाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है ना, फिक्स कर लिया कि सपोज 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार किया जाता है। पहले हमने क्या किया, ऑलिक अम्ल कितना था हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी जो है उसमें अल्कोहल मिला के हमने कितना तैयार किया 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार किया। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और ऑलिक अम्ल है, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके फिर अल्कोहल में घोल के फिर 20 सेंटीमीटर का घोल तैयार करते हैं। इस घोल में या इस घोल से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर फिर अल्कोहल मिलाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके वापस इसमें से और फिर अल्कोहल मिला के 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार करते हैं। अब क्या करना है, ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल आपका तैयार हुआ है, ठीक है ना, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, इस 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल में ऑलिक अम्ल की सांद्रता, ठीक है ना, केमिस्ट्री में सुनते हो सांद्रता कितनी होगी 1/20 इंटू 1/20। भाई पहले वाले में 20 में से 1 भाग ऑलिक अम्ल का था, फिर उस 1 भाग को लेके हमने फिर अल्कोहल में मिक्स किया, तो फिर उसमें से जो सांद्रता निकल के आई ऑलिक अम्ल की वो 1/20 गुणा 1/20 मतलब 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर माइनस क्यूब होगी, कितनी होगी, ठीक है। अब आपका ये जो घोल है 20 सेंटीमीटर क्यूब का जिसमें ऑलिक अम्ल की सांद्रता इतनी है, बाकी तो सब अल्कोहल है, बाकी तो उसमें क्या है अल्कोहल। अब आपको क्या करना है, आगे इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, ठीक है ना, एक पॉट लेना है, पात्र लेना है जिसके अंदर जल भरा होगा, जिसके अंदर पानी होगा, और उस पानी के ऊपर एक पाउडर, उस पानी के ऊपर लाइकोपोडियम का एक पाउडर जो है उसकी परत बना देंगे। अब इतनी सांद्रता होगी। अब क्या करना है, तथा अब एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भरा होगा, जिसमें पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर की परत फैला देते हैं, जिसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर की परत फैला देते हैं, उसके ऊपर पाउडर की परत, पानी के ऊपर पाउडर की परत होगी, ठीक है। अब क्या करना है कि जो अपने पास ये दूसरी स्थिति में 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार था, इसकी कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, n बूंदे लेके और उस पानी के ऊपर अपन फैला देते हैं, तथा ये अपने पास जो घोल है, दूसरी स्थिति में जो घोल तैयार हुआ था, तथा घोल में से n बूंदे, कितनी बूंद ली, बूंद आपकी जो है वो गोलीय शेप में होगी, जिसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक है, या मैं बोलूं उसका आयतन v होगा, एक बूंद का आयतन v, तो n बूंदों का आयतन nv हो जाएगा। n बूंदे लेकर पानी के ऊपर फैला देते हैं, n बूंदे लेके पानी के ऊपर फैलाते हैं। कुछ समय पश्चात अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाती है, अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाएगी, तथा
ओलिक अम्ल की परत, एक पतली परत, ओलिक अम्ल की एक पतली परत पानी पर जमा हो जाती है। ठीक है, इस परत को अपन ट्रेस पेपर की सहायता से अलग कर लेते हैं। पानी के ऊपर ओलिक अम्ल की पतली परत जमा हो जाती है। अब ध्यान से देखो, उस परत का क्षेत्रफल, माना परत का क्षेत्रफल, माना परत का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा मोटाई स्मॉल टी हो तो परत का आयतन बराबर 80 होगा। क्षेत्रफल इंटू मोटाई आयतन का सूत्र हो गया। अब ध्यान से देखो, ये तो आपकी जो परत बनी ओलिक अम्ल की पानी के ऊपर, उसका आयतन आ गया 80, ए उसका क्षेत्रफल, जिस भी पात्र में लिया उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और टी मोटाई की जो परत है, अब उसकी टी मोटाई जो होगी, वो जो परत की मोटाई होगी वही हमारे अणु का व्यास मान लिया जाता है। अब देखो ध्यान से, हमने कितनी बूंद ली? n बूंद। एक बूंद का, माना एक बूंद का आयतन कैपिटल V है, तो n बूंदों का आयतन बराबर NV होगा। ठीक है, और वो जो NV आयतन है उसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता, अतः NV आयतन में जो हमने घोल लिया था NV आयतन का, उसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता, भाई हमारी जो परत बची जिसका आयतन इतना है, वो केवल ओलिक अम्ल की तो बची, भाप तो उसमें अल्कोहल तो वाष्पीकृत होगी। NV आयतन में ओलिक अम्ल की सांद्रता बराबर 1/20 गुणा 1/20 इंटू NV होगी। समझ में आ गया? हमारे पास NV टोटल आयतन था, उसमें अगर ओलिक अम्ल की सांद्रता की बात करी जाए, ओलिक अम्ल की बात करी जाए, तो ओलिक अम्ल का आयतन इतना ही होगा। ओलिक अम्ल की आयतन या ओलिक अम्ल का आयतन लिखो, सांद्रता नहीं, सांद्रता। NV आयतन में ओलिक अम्ल का आयतन लिखो इसको, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं, सांद्रता तो पहले निकाल चुके हैं, 1/20 इंटू 1/20 पर सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा। और ये जो आयतन है वो 80 के बराबर होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट के हिसाब से 80 बराबर 1/20 इंटू 20 400 लिखेंगे इंटू NV। अब मुझे T ज्ञात करना है तो A अपॉन में आ जाएगा T, उसकी मुझे मोटाई ज्ञात करनी है, ओलिक जो परत बनी है उसकी मोटाई जो है वो T होगी 1/400 इंटू कैपिटल A इंटू NV। ये मेरे पास उस परत की मोटाई आ गई, ये मेरे पास उस परत की मोटाई आ गई जिसको हमें ज्ञात करना था। ठीक है, और इस मोटाई को ही हम अणु का व्यास या उसका आकार मान लेते हैं। इस तरह से हम इस विधि से ओलिक अम्ल के किसी अणु का आकार या उसका व्यास ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान विधि है, आपको केवल ये सूत्र निकालना होता है लास्ट में, और पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब इसको देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, और इजी क्वेश्चन है, कि आपके पास एक तेल की बूंद है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, तेल की बूंद की त्रिज्या दी हुई है। अच्छा से क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होगी बेटा आपको। एक तेल की बूंद है जिसकी त्रिज्या 0.50 मीटर है, ठीक है ना, तेल ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद की त्रिज्या दी हुई है 0.50 मीटर। और आगे प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न है आपके पास, एक तेल की बूंद की त्रिज्या 0.50 मीटर है। क्वेश्चन है, एक तेल की बूंद की त्रिज्या 0.5 मीटर है। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक तेल की बूंद की त्रिज्या 0.5 मीटर है, स्प्रेड्स आउट द सरफेस ऑफ द वाटर मेकिंग ए सर्कुलर ट्यूब। उस तेल की बूंद को पानी की सतह पर फैलाया जाता है तथा इसे
पानी की सतह पर फैलाया जाता है। वर्ताकार रूप में फैलाया जाता है। ठीक है, उसकी एक वर्त के रूप में उसको फैला दिया। ठीक है ना, वर्त का शेप देख लिया उसने, वर्त का शेप बना लिया जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ताकार रूप धारण कर लेती है जैसे पानी के ऊपर फैलाया हमने। कैलकुलेट द साइज ऑफ द ऑयल मॉलिक्यूल। तेल का जो मॉलिक्यूल, इसको तेल का जो मॉलिक्यूल है उसको मोनोकुलर, मतलब जिसमें एक ही आपका अणु हो, इस तरह से माना है। तो हमें तेल की बूंद की जो है उसके अणु की साइज ज्ञात करनी है। तेल के अणु की साइज या आकार ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया? आपके पास एक ही बूंद थी जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर थी। ठीक है, वो जो आयतन था 0.5 मीटर की तेल की बूंद का जो आयतन है उसको पानी के ऊपर फैलाया तो उसने एक वर्ताकार रूप धारण कर लिया। ठीक है ना, वर्त के रूप में वो फैल गई, एक पतली परत बन गई वर्ताकार रूप में। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें तो क्या था, हमने ऑलिक अम्ल को अल्कोहल में मिक्स किया था, इसलिए हमने यहाँ पे 400 का भाग दिया क्योंकि 2 बार हमने प्रयोग किया, 2 बार प्रोसेस किया। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया पहले वाले में से, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का घोल तैयार किया, तो उसमें ऑलिक अम्ल की सांद्रता 1/400 थी। तो इसमें ऐसा नहीं, हमने पूरी की पूरी जो ऑयल बूंद है उसको पानी के ऊपर फैलाया। तो अगर मैं ऑयल की बूंद, जो तेल की बूंद है उसके आयतन की बात करूं, तेल की बूंद का आयतन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है स्मॉलर, इतनी होगी, अर्थात 4/3, क्योंकि बूंद जो है हमेशा गोलाकार शेप में होती है इसलिए आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। पाई का मान रख लो 3.14, आर 0.5 मीटर, 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये जो आयतन था उसको पानी के ऊपर फैलाया तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का उसने एक चक्ति का रूप धारण कर लिया, ऐसे वर्ताकार रूप धारण कर लिया। तो एक पतली फिल्म बनी, उसके अणु के आकार निकल लिए, तो उसकी जो मोटाई होगी वही उसके अणु की आकार होगी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उसके क्षेत्रफल को उसकी मोटाई से गुणा कर लेंगे। अतः तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अणु के आकार सतह पर वर्ताकार रूप धारण कर लेते, तो वर्त का आयतन जो वर्ताकार फिल्म है, वर्ताकार फिल्म बोलो इसको, फिल्म के रूप में, फिल्म एक मोटाई और जिसका कुछ क्षेत्रफल भी हो, वर्ताकार फिल्म का आयतन बराबर A × T उसकी मोटाई और A उसका क्षेत्रफल। A होगा उसका वर्ताकार है तो पाई r स्क्वायर, r उसकी त्रिज्या मान लेते हैं × T, पाई 3.14, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.1 का स्क्वायर × T। ये समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या, कॉन्सेप्ट से ये आयतन इस आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यहां से हम T ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से आपको T ज्ञात करना है, तो 3.14 × 0.1 का स्क्वायर T बराबर 4/3 × 3.14 0.5 का होल क्यूब, यही होगा। देखो 3.14 से 3.14 कट गया। T ज्ञात करना है, ये 0.1 का स्क्वायर आप अपॉन में ले आओगे तो T बराबर 4 × 0.5 × 0.5 × 0.5 बटा 3 × 0.1 × 0.1। ये 2 पॉइंट हटा दो, 2 के तो 0, ये हट जाएंगे। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 काट लो, 5 से 1 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा? नीचे कुछ नहीं, 25। देखो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, या तो फिर 0.5 मीटर ही है ना, ये 0.5 मीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। सही, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 10/100 0.1, सारा तो सही है, कहां दिक्कत है? ठीक है, जो भी आंसर आएगा, नीचे कुछ नहीं बचा ये। ठीक है ना, ये 3.14 कट गया था 0.1, 25 × 2 50/3,
कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इतनी मोटी आकार की थोड़ी बनेगी, इतने मोटे आकार की थोड़ी होती है वो। बस यही गड़बड़ थी। ये 0.5 mm है यहाँ पे, ये 0.5 क्या है, mm को जब मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, ये 10 की घात -9 और आएगी साथ में, इसके साथ 10 की घात -9 और चलेगा साथ में, ठीक है ना। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये 10 की घात -9 चलेगा साथ में, तो इस गुणा 10 की घात -9 मीटर, अब सही है, ठीक है ना। अणु की जो आकार है वो एंगस्ट्रॉम की साइज में आ गई ऑटोमेटिक। और इस तरह से हम जो तेल की बूंद है उसके आकार, अणु की आकार ज्ञात करेंगे तो 50/3 16 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा गुणा 10 की घात -9 मीटर। ये 0.5 mm था बेटा, 5 मीटर नहीं था, ठीक है ना। 0.5 मीटर तो बहुत बड़ी बूंद हो जाती है, तो 0.5 mm मीटर की जो है 0.5 mm की जो बूंद थी जिसकी त्रिज्या थी, उससे उसको पानी के ऊपर फैलाया और उससे फिर हमने अणु के आकार ज्ञात करे तो इतना आंसर है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है सारा। अब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है बेटा। थैंक यू।